बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है टू आइडेंटिकल स्लाइड्स ए एंड बी जिनका मास एम और हाइट स्मॉल एच। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सारी की सारी सरफेसेस है वो आपकी है स्मूथ। ना यहाँ पर आपको एक स्मॉल डिस्क दिख रही है सी, इसका मास है स्मॉल एम जो कि बहुत कम है कैपिटल एम से, यानी कि स्लाइड्स के मास से। अब यहाँ पर आपको बतानी है स्पीड्स जो ए एंड बी अचीव करेंगे जब इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहेगा इस स्मॉल डिस्क के साथ। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। नाउ फोकस करते हैं इसके सॉल्यूशन पर, कैसे सोचे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ए और बी यहाँ पर डिस्कनेक्टेड है नाउ, और यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं है, सारी की सारी सरफेस आपकी स्मूथ है। तो जस्ट आप फोकस कीजिए इस ए और सी पर। यदि आप इस सी का मोशन देखें तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ ऐसे, यानी कि सी थोड़ा सा आगे जा रही होगी और थोड़ा सा नीचे आ रही होगी। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें स्टार्टिंग कंडीशन में ए और सी का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट। सो नाउ अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए और सी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। इसका मतलब है यदि सी आगे जाएगा, ठीक है, तो ए को पीछे जाना पड़ेगा, राइट। इतनी सी बात क्लियर है। सो नाउ इस सिचुएशन में यदि आप ध्यान से देखो तो जब सी बिल्कुल इस लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा तब तक ए कुछ वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा। मान लेते हैं ये आपकी हो गई यहाँ पर v1, ठीक है, और यहाँ पर सी ने मान लीजिए अचीव कर ली है कुछ v। क्लियर है सी बात। नाउ ध्यान दीजिए सी यहाँ पर किसी वेलोसिटी को अचीव कर चुका है, यानी सी की वेलोसिटी हो चुकी है b और b आपका था रेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होगा बी और सी का कंबाइंड करने पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। सो नाउ जैसे ही बी यहाँ पर असेंड करेगा सी की स्पीड कम होने लगेगी, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड सेम रहे इसके लिए यहाँ पर बी की स्पीड बढ़ने लगेगी। और जैसे जैसे यहाँ पर सी एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, ठीक है, उस वक्त इस बी की स्पीड कुछ हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो सी है फिर से नीचे लौट के आएगा, नीचे लौट के आएगा और फिर से इस बी की स्पीड को और बढ़ाएगा, राइट। नाउ नीचे यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या करेगा, ये फिर से ए के ऊपर जाएगा। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, यहाँ पर जो सी है वो जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए को कुछ स्पीड दे दे रहा है, और जब बी से लौट के फिर ए की तरफ जा रहा है तो बी को कुछ स्पीड दे दे रहा है, और फिर क्या होगा, फिर ए से लेके फिर बी तक जाएगा और ये चलता रहेगा कितने बार, इनफाइनाइट बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल एम है वो बहुत छोटा है। तो जैसी बात आप सोच के देखिए यदि बहुत बड़े बड़े दो ब्लॉक हों इस तरह से रखे हुए हों तो एक बार में कितना खिसकेंगे, इनकी स्पीड क्या होगी, बहुत ही कम, बहुत ही कम स्पीड होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो सी की एनर्जी इसको ए और बी को मिल रही है वो एक बार में बहुत थोड़ी थोड़ी मिल रही है ना। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब जो स्टार्टिंग कंडीशन थी यानी कि सी रखा हुआ था ए के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो जब ये नीचे गया होगा तो सी की कुछ ना कुछ एनर्जी इस ए के पास पहुंच गई। अब सी के पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी स्टार्टिंग में थी। अब सी क्या करेगा, बी के ऊपर असेंड करेगा, तो क्या उतनी हाइट जा पाएगा, तो आंसर है नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ी सी कम होगी, राइट। सो नाउ कुछ हाइट बी के ऊपर जाएगा फिर लौट के आएगा, फिर ये सी जाएगा फिर से ए के ऊपर। अब क्या होगा, इसकी हाइट थोड़ी सी और कम होगी, यानी कि यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो स्टार्टिंग में हाइट यहाँ पर एच थी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी h1, फिर यहाँ पर h2, फिर यहाँ पर h3 और यहाँ पर h4 और फिर यहाँ पर h5। तो ध्यान दीजिए जो नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हाइट वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो ना इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जो सी की एनर्जी थी वो ए के पास जा रही है, फिर बी के पास जा रही है, थोड़ा 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 करके ट्रांसफर होती जा रही है। बात आप समझ पा रहे हो। और ये कब तक चलेगा, प्रॉब्लम में आपसे बोला गया कि इनके बीच इंटरेक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जो अपनी सी की जो एनर्जी ना पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाए ए और बी में। बट इनका रेशियो क्या होगा, किसके पास ज्यादा किसके पास कम होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो एच ज्यादा है, राइट, ठीक है, देखिए इससे ये ज्यादा है, यहाँ पर 1 2 से ज्यादा है, 2 3 से ज्यादा है, 3 4 से ज्यादा है, 4 5 से ज्यादा है, राइट। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एच ज्यादा है H1 से, H2 ज्यादा होगी H3 से, H4 ज्यादा होगी H5 से। और यदि हमारे पास ये ऐसा चलता चला जाएगा, राइट, तो आप मान सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं इस तरीके से वो एक ही ज्यादा होगी। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर ए के पास ज्यादा एनर्जी होगी, एक बात। लेकिन आप यदि ध्यान दो कि हम इसको ऐसे नहीं देख सकते, यदि हम लोग ऐसे कंपेयर करें 1 2 3 4 ऐसे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन ज्यादा है, हमेशा बड़ा है, राइट। और ये कितने बार हो रहा है, इनफाइनाइट बार हो रहा है। तो हम एक ऐसा डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं जिसमें हम लोग बोलेंगे कि बी के पास ज्यादा एनर्जी है। तो अब यदि इनफाइनाइट बार हो और हम दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखें तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों कंडीशंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं।
तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये सोच सकते हो आप कि जितनी एनर्जी ए के पास होगी, उतनी एनर्जी होगी आपकी बी के पास। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो जैसे आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करोगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए स्टार्टिंग एनर्जी उसकी क्या हो सकती थी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है उसके पास? दिस वन, क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन है नहीं। सो नाउ ये जो एनर्जी है mgh की, ये क्या होगी? अब दोनों के पास इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। किस-किस के पास? दोनों जो आपके स्लाइड्स हैं। और हमें कब निकालना है? जब इनके बीच इंटरेक्शन खत्म हो चुका है, यानी कि सी के पास कोई भी एनर्जी ना बची, उसने सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, राइट? ये जो mgh है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएँगे, ठीक? 2 पार्ट्स। और ये क्या बोलेगी अब? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्लोप्स। तो यहाँ पर यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बी की वैल्यू कुछ इस प्रकार मिल जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।